Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th Biology, chapter 8. Cell, the unit of life. I am start with the topic that is eukaryotic cell. Student, eukaryotic cell इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूसली कनेक्टेड होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आपको दोनों डिफरेंट टाइप से नज़र आएगा। दोनों में मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, टू टाइप्स की होती है। एक तो होगी आपकी स्मूथ और दूसरी रफ। कैसे पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। किसके ऊपर? इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूक्लियस की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो इसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यूसली कनेक्टेड है उसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस राइबोसोम्स, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ लगने लगती है। ओके, इसलिए वो कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो पोर्शन कहलाता है स्मूथ। इसलिए हम इस पोर्शन को क्या कहते हैं जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आप देखोगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ गोल्जी भी प्रेजेंट होगा, है ना। इसका मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स। तो वैक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि 90% कवर करता है वो एरिया। तो यहाँ पर हम डिफरेंट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक के अंदर ये हो सकते हैं एनिमल सेल, ये जो एनिमल सेल है तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें तो ये 90% वॉल्यूम होता है सेल का, वो जो वैक्यूल है ना वही कवर करेगा। मतलब प्लांट सेल के अंदर 90% प्लांट सेल का वॉल्यूम वैक्यूल ही कवर करेगा। इसके साथ साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होंगे। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आते हैं। प्लाज्मिड माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी भी हो सकती है ना। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेंगे, वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल को भी 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इन दोनों सेल्स में क्या होगा? मैंने बोला आपसे कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स को 2 टाइप में मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इन दोनों सेल्स में जो बेसिक डिफरेंट है जो यहाँ हम देखेंगे तो एक तो क्या है, एक फीचर हम देख सकते हैं वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास वैक्यूल है ना, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड। प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा। इसके साथ प्लांट सेल में वॉल प्रेजेंट होती है ना। और जनरली ये सेल की ये जो सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके साथ साथ जो प्लांट सेल है उसके पास पिगमेंट्स कंटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं।
कौन से, जैसे कि क्लोरोफिल होते हैं, तो उनको कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर हैं, उनको प्लाज्मिड्स कहते हैं, वो प्लास्टिड्स कहते हैं, प्लास्टिड होता है, ओके स्टूडेंट, प्लास्टिड्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट को कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। अगर एनिमल सेल के बारे में हम बात करें तो एनिमल सेल की बात करते हैं तो इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, बाइलिपिड लेयर होती है, इनके पास वैक्यूल नहीं होगा और ना ही कलर प्रोड्यूस करने वाले कोई प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपने सेंट्रियोल का नाम सुना होगा जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एनिमल सेल में जो कि प्लांट सेल में नहीं होते। सो बेसिकली यहाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ही यूकेरियोटिक सेल हैं, फिर भी इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली के बारे में तो आप देखेंगे जितने भी ऑर्गेनेली का फंक्शंस एक दूसरे से, जितने भी ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? उन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो है ना वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूडेड हैं देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ साथ वैक्यूल, लाइसोसोम, है ना, बेसोफिल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है ये। उसका इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ये क्या कंटेन करेगा? इसके पास है डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। देखिए आपने पढ़ा है कि डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन, जब डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए का जब आरएनए में कन्वर्जन होता है, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वो आरएनए तक ट्रांसफ़र होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। तो जहाँ पर हमारा डीएनए प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी वही होगी। जैसे ही डीएनए आरएनए में चेंज हुआ न्यूक्लियस में, समझ रहे हैं ना, जैसे ही डीएनए आरएनए में चेंज होता है न्यूक्लियस में, तो वो जो न्यूक्लियस में हुआ है ये तो चेंजेस, यानी कि आरएनए है वो रेस्पॉन्सिबल है। अब आरएनए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, और प्रोटीन की फॉर्मेशन तभी होगी जब ये आरएनए किसके पास होगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन कब होगी? जब ये आरएनए राइबोसोम के पास होगा। ठीक है, देखिए ये आरएनए की फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हुई है। अब हम आरएनए की न्यूक्लियस से, मतलब आरएनए को हम न्यूक्लियस से बाहर लेकर जाएंगे। कहाँ पर लेकर जाएंगे? राइबोसोम्स के पास लेकर जाएंगे। जैसे ही ये आरएनए राइबोसोम्स के की दो सब यूनिट होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, है ना, जैसे ही ये आरएनए राइबोसोम्स की यूनिट के पास आएगा ये स्टार्ट कर देता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस। बताइए रफ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक मेन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्लियर है भाई? जो रफ रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक है उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, लेकिन फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड की फॉर्मेशन करना। ओके, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ऊपर ये आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं ना इनकी लेयर्स पर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। और इधर एक पोर्शन में देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये सब क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर ही है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब आती है बात किसकी? गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस
ये न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ना, वो देखिए आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। ये गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो कहाँ पर हैं, देखिए बिल्कुल न्यूक्लियस के पास नहीं है। ये रहे न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में है। ओके, तो ये जो गोल्जी एपरेटस होते हैं वो न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन हुई थी वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में था उस समय। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है तो वो सेल की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कवर करता है, इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई थी वो लार्ज वेसिकल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया उसको। और ये ऐसी वेसिकल हैं जो कि इन प्रोटीन मतलब इनको क्या करती है, प्रोटीन, इनमें प्रोटीन पहुँचा देती है। गोल्जी एपरेटस पर ये जैसे ही ये गोल्जी एपरेटस पर पहुंचेंगे, है ना, जैसे ये गोल्जी एपरेटस पर पहुंचेंगे, ये जो वैक्यूल जो है उनके अंदर प्रोटीन पहुंचा दी गई है, अब ये गोल्जी एपरेटस पर पहुंचेंगे तो इनके मॉडिफिकेशन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो पोर्शन गोल्जी एपरेटस का जो कि न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, उसे आप कहते हैं सिस फेस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा बहुत ज़्यादा उसे सिस फेस कहते हैं, और जो कि न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में होता है उसे ट्रांसफेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस है, इसमें कुछ पैरेलल लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये सीधी सीधी पैरेलल लाइन्स दिख रही हैं ना, इन पैरेलल लाइन्स को कहा जाता है सिस्टर्नी। ये जो पैरेलल लाइन्स है ना, उनका फंक्शन भी होता है, उनका फंक्शन है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना। तो जैसे ही वेसिकल की मदद से गोल्जी तक आया, सिस फेस से प्रोटीन जाएगा ट्रांसफेस फेस तक और उसकी मॉडिफिकेशन होगी। ओके, जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है उसी समय यहाँ पर लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी होती है। किसकी? लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन होगी। देखिए, जैसे ही प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसी समय पर लाइसोसोम की भी फॉर्मेशन होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग हो गई यहाँ पर। अब देखिए, अब ये जो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में थे, अब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। देखिए, ये जो लाइसोसोम है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली लाइसोसोम के अंदर वो सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं भाई? लाइक अ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कभी ये बैग बस्ट हो जाएं तो सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे। और क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेन कंपोजिशन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स जाकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सेल कैसी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तक डैमेज हो जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, है ना। अब हम वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल की वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो 90% ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पर सेंट्रल कर, मतलब जो सेंट्रल का 90% ऑफ वॉल्यूम कौन कवर कर रहा है? वैक्यूल कवर कर रहा है। पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर है, पूरा जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसका। जैसे कि साइटोप्लाज्म, तो जितने भी अब इसमें जैसे कि साइटोप्लाज्म है तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो साइटोप्लाज्म में होंगी। उनके रिज़ल्ट में कोई ना कोई केमिकल बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होगा जिसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो जो वैक्यूल है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है
और जो टोनोप्लास्ट है उसका मेन फंक्शन है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कुछ मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हुए थे उनके रिजल्ट में जो भी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बना है, वे सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है वैक्यूल के अंदर, क्योंकि ये लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन है जो भी है यहाँ, वहाँ से हायर की तरफ मूवमेंट होती है। आपको पता है कि लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसी को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एबिलिटी होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके एनर्जी यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं, और बीच में इनकी स्पेस जो दिखाई दे रहा है ना, नज़र आ रहा है, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो फोल्ड्स हैं उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो डीएनए की फॉर्मेशन, मतलब डीएनए की जो डीएनए है उसकी हेल्प से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसकी हेल्प से आरएनए को प्रोड्यूस कर सकती है ये, और ये जो आरएनए है वो फाइनली हेल्प करेगा प्रोटीन की फॉर्मेशन में, राइट। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलिपिड लेयर होती है। इसमें आप देखेंगे जो बाइलिपिड यानी कि वो दो लेयर में अरेंज्ड होंगे, उसे कहा जाता है बाइलिपिड लेयर। इसके साथ ही कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। ये कोऑर्डिनेशन है एक तरीके से यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हेड है और ये इसकी हेड होती है, इसकी टेल होती है, हेड और टेल। ये जो हेड रीजन होते हैं और ये जो टेल रीजन होते हैं ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ये जो हेड रीजन होता है वो वाटर लविंग होता है। वाटर लविंग का मतलब है, देखो वाटर को हम हाइड्रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो ये जो पार्ट है हेड रीजन वाला उसको हम हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल वाला रीजन होता है उसे हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। और अगर कुछ प्रोटीन सरफेस पर प्रेजेंट, और अगर कुछ प्रोटीन्स उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं तो उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, जो बेसिकली जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो फॉस्फेट, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, कोलेस्टेरॉल एट्सेट्रा। तो इन्हीं स्ट्रक्चर की बेसिस की वजह से और बाइलिपिड का जो कंपोजिशन है उसी की वजह से यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने, कौन से साइंटिस्ट थे, निकोलसन और सिंगर, इन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि लिपिड की अंदर दो लेयर एक दूसरे के साथ अरेंज होंगी, तब जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी। जो प्लाज्मा जो है वो पैसिव फ्लूइड यानी कि मतलब सेमी फ्लूइड नेचर की होती है। ये कैसी होती है, सेमी फ्लूइड नेचर की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इट एनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, क्योंकि थोड़ी ये फ्लेक्सिबल है, सेमी फ्लूइड है, तो इसकी वजह से जो प्रोटीन है उनको लेटरल मूवमेंट हो सकती है ना उनमें, और जितनी ज़्यादा प्रोटीन की मूवमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा हम यहाँ पर मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर
कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है और सॉलिड भी ना हो, उसे हम सेमी फ्लूइड कहते हैं। तो सब्सटेंस की मूवमेंट, उसकी मतलब जो मूवमेंट होता है ना, उसके थ्रू कैसे होगी, आसानी से हो सकती है। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज़्यादा आसानी से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन अगर आसानी से मूवमेंट नहीं हो रही है तो कह सकते हैं कि ज़्यादा लिक्विड नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसमें दी हुई है, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना। इसकी हेल्प से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, राइट। अब इसमें जो इंटीग्रल है, मैंने आपको बताया था, उसका भी जो होता है वो क्या करते हैं, दे स्ट्रक्चरली रेनफोर्स द मेम्ब्रेन शेप। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स पेनिट्रेट द bilipid layer exposed to one surface only. फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या है इसके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, इनके अंदर जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो, द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड परमिएबिलिटी, द प्रोटीन लेयर गिव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू लिपिड मैट्रिक्स, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स परफॉर्म अदर फंक्शंस, कौन कौन से, कैरियर मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, देयर आर glycoprotein and glycolipid which help in cellular interactions. Similarities between unit membranes model and fluid mosaic model. The presence of trilaminar यानी कि 3 layer structure. The proteins form the outer layer and there is a biomolecular lipid layer in between. The total thickness of membrane is around 7.5 nm. इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल थ्रू द मेम्ब्रेन कुड बी पैसिव और एक्टिव। पैसिव में डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, व्हेन द मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट यूज एनी एनर्जी, इट इज कॉल्ड अ पैसिव मूवमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की किसी भी एनर्जी की जब नहीं ज़रूरत होती है, कोई फोर्स नहीं लगता है, इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कुड बी बाय द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। The neutral solute simply diffusion along the concentrations gradients, that is from higher to lower concentration। जो diffusion होगा वो higher to lower concentration, higher से lower की तरफ होगा। Osmosis में क्या होता है, the movement of water molecule through the selectively permeable plasma membrane is called a osmosis। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अ फ्यू आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट्स। वो जितना भी कंसंट्रेशन होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जितनी भी जो ग्रेडिएंट्स उससे प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट जब वो जाता है तो निकलेगा उसमें से, तो क्या भाई उसको फोर्स की तो ज़रूरत लगेगी ना, एनर्जी की तो ज़रूरत होगी। दैट इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ये कैसे होती है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब वो मूव करता है। सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ATP इज़ यूटिलाइज्ड टू गेट एनर्जी। द सोडियम पोटेशियम पंप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Okay, I hope you understand, students. Thank you. Take care.